बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है कोरियन एंड प्रिवेंशन मेथड। फर्स्ट हम बात करते हैं कि कोरियन होती क्या है। इसकी दो तरीके से डेफिनेशन कर सकते हो। ईटन अवे ऑफ एनी मैटर बाय सराउंडिंग इर्द गिर्द के माहौल या इर्द गिर्द के एजेंट्स की वजह से ये सराउंडिंग आगे जाके वजाहत हो गई कि सराउंडिंग हमारे पास होती क्या है। कोई भी एजेंट हो सकता है जो किसी भी मैटर को खराब करने के लिए मंजर आम पर आता है कि मैं इसको खराब करता हूं, तो वो सराउंडिंग के मान में आता है। तो सराउंडिंग की वजह से किसी भी मैटर का खाया जाना या फिर डिस्ट्रॉय हो जाना, डिस्ट्रक्शन, destruction of any metal by surrounding। किसी भी मेटल का खराब हो जाना हमारे पास क्या कहलाता है? कोरियन कहलाता है। ठीक है, तो अब यहां पर हमेशा ये बात ध्यान में रखना कि कोरियन की टर्म सिर्फ और सिर्फ तुम जो है मेटल के खराब हो जाने पर अप्लाई कर सकते हो। समझ आ गई मेरी बात की? कि सिर्फ किस पर हम ये बात करते हैं कोरियन की टर्म का? मेटल्स के ऊपर करते हैं, नॉन मेटल्स के ऊपर या मेटलाइट्स के ऊपर इसको तुम जो है अप्लाई नहीं कर सकते। बिकॉज जो कोरियन प्रोसेस है ये हमारे पास प्योरली ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन प्योर रिएक्शन ये है, ठीक है ना? प्योर रिएक्शन कौन सा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि मेटल हमेशा ऑक्सीडेशन करती है, लेकिन कुछ उसमें एडिशनल रिएक्शंस आ जाते हैं कोरियन के अंदर। ठीक है, वो जो एडिशनल रिएक्शंस होते हैं वो हो जाते हैं रिडक्शन प्रोसेस। लेकिन प्योरली ये प्रोसेस हमारे पास कौन सा है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। इसलिए कोरियन की टर्म सिर्फ और सिर्फ हम मेटल्स के लिए ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे मेरी बात की समझ? अब जो कोरियन है, जो मैंने बताया कि इसके सराउंडिंग्स क्या आते हैं, कि कोरियन के अंदर जो सराउंडिंग्स है वो एक हमारे पास एयर होती है, एयर मींस यहां पर होगी ऑक्सीजन, एंड सेकंड हमारे पास होती है मॉइस्चराइजिंग, मींस जो हवा है उसके अंदर वाटर वेपर्स का मौजूद होना, या जिस भी मेटल के ऊपर कोरियन लग रहा है वहां पर वाटर का मौजूद होना जरूरी है, चाहे वो वैसे वाटर पड़ा हो चाहे वेपर्स फॉर्म के अंदर वो पड़ा हुआ हो। तो ये हमारे पास दो तरह की सराउंडिंग्स हैं। ये दोनों सराउंडिंग्स अगर मौजूद हैं तो आपकी मेटल कोरेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कोरेट हो जाएगी। अगर इन दोनों में से एक भी एब्सेंट हुआ, कभी भी कोरियन प्रोसेस जो है या आपकी मेटल कोरेटेड नहीं हो सकती। तो अब यहां पर हमने बात स्पेशली करनी है आयरन कोरियन के बारे में। अब आयरन जब कोरेटेड होती है तो उस सूरत में आयरन की कोरियन हमारे पास रस्टिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? रस्टिंग। बेटा ये बातें सही में रख लो। बाकी जितनी भी मेटल्स हैं आयरन के अलावा जब वो खराब होती हैं, उन पर कोई खराबी आना शुरू होती है, तो उसके लिए हमेशा हम टर्म क्या यूज करेंगे? कोरियन की टर्म यूज करेंगे। लेकिन जब आपका आयरन जो है वो कोरेटेड हो जाए, उसमें कोरियन कोऑफिशिएंट शुरू हो जाए, तो आयरन की जो कोरियन है वो किस नाम से रेफर किया जाएगा? रस्टिंग से। ये
इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ आयरन की कुरियन के लिए टर्म का इस्तेमाल हो सकता है। अब यहां पर हमें पढ़ना है रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में, इसका पूरा प्रोसीजर है, पूरा इसमें रिएक्शंस है, वो सारी बातें मैं इसके अंदर बयान करूंगा और ध्यान लगा के कॉन्सेप्ट को समझना है कि मैं गुफ्तगू कर क्या रहा हूं। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं कि हमारे पास कुरियन के लिए, चाहे वो आम मेटल कोई हो उसकी कुरियन हो या आयरन की कुरियन जिसमें रस्टी बोला है, उसके लिए दो चीजों का मौजूद होना हर सूरत में मौजूद है, हर सूरत में जरूरी है कि ऑक्सीजन भी हो और मॉइस्चराइजिंग भी हो। अगर इन दोनों में से एक भी नहीं है तो कभी भी कोई भी मेटल जो है वो कोरेटेड नहीं हो सकती, ना ही आयरन हमारे पास जो है वो रस्टेड हो सकता है। अब यहां पर हमारे पास जो रस्टिंग प्रोसेस है इसकी पूरी डिटेल हम लेते हैं कि हमारे पास प्रोसेस, इसमें रिएक्शंस होते क्या क्या है, कि किस तरीके से आपका आयरन जो है वो रस्टेड हो जाता है। अब रस्ट की पहचान क्या है? रस्टिंग सिर्फ मेटल्स के अंदर नहीं होती, स्पेशली ये कह लेंगे हमारे पास प्लांट्स के अंदर भी रस्टिंग प्रोसेस हो जाता है फंगस की वजह से। ठीक है ना, तो ये हमारे पास पहचान ये वाले से टॉपिक बायोलॉजी का है, उसमें कैसे होता है या केमिस्ट्री में सिर्फ मेटल्स है, प्लांट्स में भी होता है। तो इसमें हमारे पास रेड फ्लैग्स बनना शुरू हो जाते हैं, जो थिक रेड यानी वो ब्राउन कलर में शो होते हैं। हमेशा आयरन जो है, क्योंकि हमारे पास आयरन जो है इसकी दो रेडिकल्स है। आयरन के कितने आयंस बनते हैं? क्योंकि ये वेरिएबल वैलेंसी रखती है, जो आयरन होती है वो कौन सी वैलेंसी रखती है? वेरिएबल वैलेंसी रखती है कि आयरन जो है अपने अंदर से दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो हमारे पास फेरस आयन बनता है, और अगर हमारे पास ये 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो हमारे पास क्या बनता है? फेरट आयन। तो ये जो फेरट आयन होता है ये हमारे पास एक रस्टिंग एजेंट है, रस्टिंग आयन है ये, ठीक है ना। तो यहां पर सारी बातें यही करनी है। मैं फिर करता हूं बात कि हमारे पास रस्टिंग हो यानी कोरियन ऑफ आयरन के अंदर वही चीजें हमारे पास एयर मौजूद है ना, जो ऑक्सीजन, एंड नंबर 2 वाटर, जो मॉइस्चराइजिंग सूरत में मैंने बयान किया है, वाटर का मौजूद होना जरूरी है। आमतौर पर आयरन का कोई भी शीट है, प्योर आयरन हो, वो आप लोगों के अलायंस ना हो, ठीक है, तो रस्ट का प्रोसेस कहीं से भी शुरू हो सकता है आयरन के ऊपर। शर्त उसके क्या है कि वो लंबे अरसे तक वो आयरन शीट जो है वो हवा और पानी के साथ में एक्सपोज हुई हो, ठीक है। लेकिन हमारे पास अगर आपकी, अब जैसे लगता है कि आयरन प्रोसेस कोई बहुत तेज प्रोसेस नहीं है, ये बिल्कुल स्लो प्रोसेस है। क्या है? स्लो प्रोसेस है। इसलिए मैंने कहा कि लंबे अरसे तक तुम्हारा आयरन जो है वो एयर प्लस मॉइस्चराइजिंग से एक्सपोज्ड होगा तो ही आयरन के ऊपर जो है वो कोरियन प्रोसेस, रस्टिंग प्रोसेस शुरू होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ये ऐसा केमिकल प्रोसेस है। लेकिन आमतौर पर रस्टिंग प्रोसेस को अगर तुम्हें तेज करना है या किसी जगह पर तुमने देखा है कि रस्टिंग प्रोसेस तेज है, तो आमतौर पर कुछ जगहों की प्रोसेस ज्यादा तेज नजर आता है कि अगर आयरन की शीट पर तुम क्रॉच लगा दो या कहीं पर डेंट पड़ जाए, ठीक है ना। क्योंकि जैसे तुम वहां पर क्रॉच लगाते हो या डेंट पड़ते हैं तो फौरन वहां पर जो हमारे पास एटम आपस में जुड़े होते हैं वो एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। लगी समझ में बात की कि रस्टिंग प्रोसेस आमतौर पर क्या है? एक स्लो प्रोसेस है, स्लो केमिकल प्रोसेस है। लेकिन जहां पर आयरन में कहीं तुम क्रॉच करते हो, उसको काट देते हो या उसमें जो है तुम लोग कोई चीज मार देते हो, वहां पर डेंट्स पड़ जाते हैं, तो वहां पर डेंट पड़ने की वजह से एटम के अंदर बॉडी क्या हो जाती है? लूज हो जाती है। जब लूज होती है तो एटम एक दूसरे से आयरन के अलग होने की वजह से अपने अंदर से ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या कर लेते हैं? तेज कर लेते हैं। जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस तेज होता है तो ज्यादातर आयरन का जल्दी आगाज और जल्द वहां पर जंग लगने का जो आयरन के ऊपर जगह होती है वो डेंट वाली है, या फिर जहां पर तुमने क्रॉच कोई चीज मारी है वहां पर, उसकी रीजन मैं बता रही हूं कि वहां पर जल्दी जंग शुरू हो जाता है। लेकिन आमतौर पर अगर तुम्हारी स्मूथ जो है वो आयरन शीट पड़ी है तो उस पर जंग का प्रोसेस जो है थोड़ा टाइम लगेगा सही होने के लिए,
ठीक है ना, क्योंकि वहां पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस जल्दी स्टार्ट नहीं हो पाता। बनिस्बत अगर तुम्हें डंट पड़े हो या तुमने वहां से कोई छीनी हो आयरन की शीट को, तो वहां पर एटम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एटम की बॉन्डिंग लूज होने की वजह से, अलग होने की वजह से ऑक्सीडेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। ज्यादातर मैं फिर वही बात करूंगा, ज्यादातर जो है इब्तिदा आयरन शीट के ऊपर उन जगहों से होती है जहां पर डंट या थॉर्न्स लोगों ने या उसको छीला हुआ होता है। अब जैसे ही हमारे पास उन जगहों पर तुम्हारे जब रस्टिंग प्रोसेस शुरू होता है, तो वहां पर सबसे पहला प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन। मैंने शुरू में बताया है कि तुम्हारा कोरियन प्रोसेस हमारे पास क्या है, मैं इसे स्ट्रेस नहीं तुम लोगों को बता रहा हूं कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। एडिशन रिएक्शंस की वजह से इसमें रिडक्शन होती है, जिसकी वजह से इस पूरे प्रोसेस को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हम कह देते हैं, प्योरली ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। अब जैसे ही डंट वाला एरिया वहां पर आता है, वहां ऑक्सीडेशन होता है, वहां पर होते हैं आयरन, क्योंकि सारी आयरन जो है वो आयरन के एटम की शीट के अंदर मौजूद है। तो जहां पर मैंने तुम लोगों को पिछले टॉपिक्स के अंदर बताया है कि जहां पर ऑक्सीडेशन होगी, तो वहां पर हमारे पास कौन सा रीजन बन जाएगा, एनोड, क्योंकि एनोड पर हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। तो हम कह सकते हैं कि जहां पर डंट वगैरह है या क्रॉस वगैरह लगी है, वहां पर आपका कौन सा इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, एनोड, यानी वो एरिया आपका एनोड रीजन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एनोड रीजन। और वहां पर कौन ऑक्सीजन चार जगहों पर क्यों ना लगी हुई हो, चाहे एक जगह पर, पांच या जितनी जगहों पर होगी, तो सब उन जगहों पर जहां पर डंट वगैरह पड़े हुए हैं, तो वहां पर हमारे पास वो सारे के सारे रीजन्स कौन से बन जाएंगे, एनोड बन जाएंगे। और फौरन आयरन वहां पर अपनी ऑक्सीडेशन करना शुरू कर देगा। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आयरन जो है अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, प्लस हमारे पास बन जाएंगे फेरस आयन। ठीक है बेटा। अब जो तुम्हारी बुक के अंदर बात है, वहां पर यही रिएक्शन जो है वो इस तरह बयान किया गया है कि 4 आयरन जो है एटम को 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, तो फेरस आयन आता है। चाहे तुम ऐसे कर लो, चाहे तुम अपनी किताब के मुताबिक ऐसे कर लो। समझ आई मेरी बात की कि ये 2 हमारे पास आयरन के एटम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से, सॉरी, तो यहां पर एक इसने ए निकाल दिया, ए ऐसे निकाल, ठीक है। अब हमारे पास एक आयरन का एटम है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब दूसरा आयरन का एटम आएगा, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, हमारे पास फेरस आयन बन जाएंगे। तो टोटल आप इसको 2 फेरस आयन है, 2 आपके आयरन है, तो इसमें से मैंने अलग अलग करके मैंने निकाला है, ठीक है ना, अलग अलग करके पूरी किताब में इस रिएक्शन को पूरा इस तरह लिखा गया है। इट मींस कि वहां पर हमारे पास आयरन के कितने एटम यूज हुए, 2 एटम यूज हुए, क्योंकि हर आयरन का एटम 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो टोटल कितने बन जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास बन जाएगा फेरस आयन। ठीक है। अब जहां से तुम्हारा रस्टिंग प्रोसेस शुरू हुआ है, वहां पर बात लाजिम होगी कि वहां पर ऑक्सीजन प्लस वाटर दोनों मौजूद हैं। फिर वहां पर आयरन जो है, क्योंकि जब आपकी मेटल्स पोरस हो जाती है ना, टूटने की वजह से, डंट पड़ने की वजह से, तो हवा से मॉइस्चराइजिंग जो होती है वो इनके अंदर एंटर हो जाती है। समझ आ रही है? जब आपकी आयरन मेटल जो है, जब उसको डंट पड़ जाती है, क्रॉच पड़ जाती है, तो वहां पर एटॉमिक प्रोसेस जरा पीछे हटने की वजह से दरमियान में पोर्स बन जाते हैं, तो लिहाजा फिजा से जो वाटर वेपर्स होते हैं तो उसके अंदर एंटर होना शुरू हो जाती है, सब ऑक्सीजन भी। इसलिए जहां पर एनोड रीजन बनेगा, यानी जहां पर रस्टिंग प्रोसेस शुरू होगा, तो वहां बात शर्त क्या होगी कि वहां पर हर सूरत में ऑक्सीजन और वाटर क्या है, मौजूद है। समझ आ गई बेटा मेरी बात? अब हमारे पास ये इसका फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन, चाहे ऐसे लिख दो, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि हमारा रिएक्शन ये वाला है, और उसको मैंने खोल के लिख दिया कि उसके अंदर हमारे पास आयरन के कितने एटम यूज हुए हैं, 2 आयरन के एटम यूज हुए हैं, क्योंकि दोनों में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बन जाएगा फेरस आयन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ठीक है, मैं यहां पर सेकंड स्टेप जो है वो बयान कर रहा हूं। ये जो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं ना, तो यहां पर इसको ऑक्सीजन यूज करेगी, और करेगी ऑक्सीजन यूज करेगी, प्लस उसमें ऑक्सीजन के इर्द गिर्द मैंने पहले बताया है कि रस्टिंग प्रोसेस जब भी शुरू होगा, इन दोनों चीजों का एक जगह पर मौजूद होना जरूरी है।
दोनों में से एक भी गैर हाजिर हुई, एब्सेंट हुई, तो कभी भी रस्टिंग प्रोसेस जो है वो उसकी इनिशिएटिव नहीं हो पाएगी। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन आयरन अपने अंदर से निकाल कर खुद को फेरस आयन में बदल लेता है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन वहां पर ऑक्सीजन यूज करता है। इट मींस यहां पर हमारे पास सेकंड स्टेप में ऑक्सीजन की क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। अब यहां पर साथ क्या मौजूद है, वाटर भी मौजूद है। अब जब वाटर मौजूद है तो हमारे पास ऑक्सीजन जब एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगी, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो ऑक्सीजन के रिलेशन में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 6 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इनके अंदर एंटर हो जाएंगे और इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ऑक्टेट। और फौरन से यहां पर इसके साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके हमारे पास बनेंगे हाइड्रोक्सिल आयंस। क्या बनेंगे, हाइड्रोक्सिल आयंस बनेंगे। ये मैंने रिएक्शन खोल के लिखा है, लेकिन यही तुम्हारा जो रिएक्शन है किताब वाला है, यहां ध्यान कर रहा हूं, उसको ध्यान से समझना रिएक्शन कैसे किया गया है, क्योंकि इसके आगे मैं करूंगा बात। तो हमारे पास आगे मजीद हमारे पास ये हाइड्रोक्सिल आयंस 4 हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करेंगे और मिलकर बनाएंगे वाटर। बैलेंस करने के लिए भूल गया। अब मैं इस स्लाइड को वजाहत करता हूं कि तुम्हारी किताब में वो एक ये रिएक्शन था, वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता था, ठीक है ना। और यहां पर तुम्हारी किताब में अगला जो सेकंड रिएक्शन है वो एक स्टेप में लिया, उसके भी 2 स्टेप्स बनते हैं। अब कैसे, वो एक स्टेप में कैसे आएगा। अब देखो मैंने तुम्हें ये बात कही है कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, उसे कौन यूज करता है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के पास वाटर भी है। अब जो कोरियन प्रोसेस मैंने बताया है, रस्टिंग है, वो मैंने बताया एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन इसको बहुत तेज बनाने के लिए फिजा में से कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड दोनों में से एक गैस है और आगे वाटर के साथ रिएक्शन करती है और पानी को बना देती है एसिडिक। क्या बना देती है, जब तक तुम्हारा पानी प्योर है, प्योर मींस के उसकी pH 7 है, उसमें किसी किस्म की कोई साल्ट या कोई किसी किस्म का दूसरा आयन मौजूद नहीं है, जैसे मैंने अभी कार्बन डाइऑक्साइड दाखिल किया, तो उस तरह ये पानी तुम्हारा प्योर नहीं देगा, इम्प्योर हो जाएगा, ठीक है। जब तक पानी प्योर है तो बेशक वहां पर ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन पानी प्योर है तो कभी रस्टिंग प्रोसेस आगाज नहीं हो सकेगा जब तुम्हारा पानी इम्प्योर हो जाएगा किसी भी साल्ट के दाखिल होने की वजह से, तो फौरन वहां पर रस्टिंग का प्रोसेस क्या हो जाएगा, जारी हो जाएगा, फैलना शुरू हो जाएगा। अब मैंने जो किताब में एक रिएक्शन है वो 2 स्टेप में ऐसे डाला है कि 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन के पास वाटर था, तो इसने ये चारों इलेक्ट्रॉन ये से मिलकर क्या बनाया, हाइड्रोक्सिल आयन। अब हाइड्रोक्सिल आयन जो और हाइड्रोजन आयन से रिएक्शन करके पूरा वाटर बना देते हैं, और ये जो वाटर होता है ये एसिडिक होता है। अभी कैसे होता है मैं तुम्हें समझाता हूं, ये एसिडिक वाटर होता है। अब मैं फिर बता रहा हूं, जब तक पानी प्योर है जब तक वो स्प्रेड नहीं करेगा, रस्टिंग को स्प्रेड नहीं कर पाएगा। अब जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ऑक्सीजन से मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, तो हमारे पास ये जो वाटर होता है कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड दोनों से एक गैस आगे बढ़ती है और इसमें दाखिल हो जाती है, ठीक है ना। ये जो वाटर है इसमें हो जाती है दाखिल, जैसे ही दाखिल होती है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बनता है कार्बोनिक एसिड, और ये कार्बोनिक एसिड हमारे पास क्या है, एक वीक एसिड है। क्या है ये, वीक एसिड है कि फौरन इसको थोड़ी सी हीट मिलती है तो ये फौरन डिकम्पोज हो जाता है और हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं इसके, और ये क्या प्रोवाइड करता है, हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है। सिर्फ हाइड्रोजन आयन को यहां पर बात की थोड़ी नहीं बात करेंगे, ठीक है। लगी समझ में बात कि हमारे पास जब भी वाटर जो उसके अंदर कार्बन से सल्फर डाइऑक्साइड दोनों में से एक गैस आती है, लेकिन ज्यादातर हम रिएक्शन इसकी सूरत में लेते हैं क्योंकि रस्टिंग प्रोसेस को ज्यादा एक्सेलरेट किया गैस करती है। तो वहां पर वाटर, जहां पर आयरन जो है ऑक्सीडाइज होना शुरू हुआ है, तो वहां पर वाटर जो है फिजा से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा और लेकर कार्बोनिक एसिड में चेंज हो जाएगा। और कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, फॉर हीट सनलाइट जब ऐसे पड़ती है डिकम्पोज होता है और कितने हाइड्रोजन आयन देता है, 4 हाइड्रोजन आयन। और ये 4 हाइड्रोजन आयन मैंने यहां पे लिखे हैं, ये कहां से
तुम्हारी किताब के अंदर इस तरीके से बयान किया गया है, वही चीजें मैंने यहाँ पर इसको खोल के लिख दिया, वहां पर उन्होंने इकट्ठा करके लिखा हुआ है कि जो 4 हाइड्रोजन आयन आ रहे होते हैं, चाहे ये किताब है मैंने खोल के लिखा है, इसमें ये 4 हाइड्रोजन आयन कहां से आते हैं? कार्बनिक एसिड से आते हैं। तो कार्बनिक एसिड क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन आयन होता ही एसिड है, क्या होता है? हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन के रूप में आता है तो क्या बनता है? एसिड बनता है। तो ये 4 हाइड्रोजन आयन है वो कार्बनिक एसिड से आते हैं। तो कार्बनिक एसिड जहां पर हमारे पास वाटर होता है उसके साथ कार्बन एसिड मिलकर बनाया होता है, और जब आते हैं इसके साथ तो हमारे पास क्या बन जाता है? वाटर। तुम्हारा एक स्टेप में वो रिएक्शन दिया है और मैंने खोल के बता दिए कितने स्टेप के अंदर रिएक्शन होता है, और फिर हमारे पास क्या बनता है? एसिडिक वाटर बनता है। समझ में आ गई बात कि अगर तुम्हारे कोरियन प्रोसेस को एक्सेलरेट करना है, उसको तेजी से सेपरेट करना है, तो वहां पर हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का मौजूद होना जरूरी है। बड़ा भी बात समझ आ गई। अब जैसे वहां पर हमारे पास इस रीजन में एसिडिक वाटर बनता है, तो फेरस आयन तो पहले बने हुए हैं ना, तो फेरस आयन क्या करते हैं कि मजीद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं? मजीद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने पर हमारे पास बनता है Fe2O3 आयन। अब ये कैसे बनता है इसको पहले थोड़ा सा बता दूं। तो हमारे किताब में एक स्टेप लिखा हुआ है, यहां पर ये इसके अंदर एंटर होता है, क्योंकि हमेशा ऑक्सीजन अपनी क्या करता है? रिडक्शन करता है, और आयरन मेटल होने की वजह से अपनी क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है। तो क्या करेगा कि यहां पर ये मजीद अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ठीक है ना? एक इलेक्ट्रॉन मजीद निकालेगा। जब एक मजीद इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हमारे पास आयरन 4+3 वैलेंसी वाले आयन में चेंज हो जाएगा। इसमें चेंज हो जाएगा +3 वैलेंसी वाले आयन में, और ये आयन हमारे पास क्या कहलाता है? फेरिक आयन कहलाता है। और यही फेरिक आयन, ये जो ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर फेरस से फेरिक में बदला था, तो यही ऑक्सीजन इसके साथ मिलेगा, ठीक है ना? और मिलकर हमारे पास क्या बना देगा? Fe2O3 फेरस ऑक्साइड बना देगा। अब ये जो फेरस ऑक्साइड है, ये हमारे पास जो हमारा एसिडिक वाटर बना है उसके साथ मिलेगा, ठीक है? मैं पहले खुद बता रहा हूं, उसको खोल करके मैं किताब वाली बात करता हूं। इससे मिलेगा तो हमारे पास बन जाएगा Fe2O3.NH2। ये वाला कंपाउंड जब बन जाएगा तो हमारे पास रस्टिंग का प्रोसेस जो है उसके ऊपर ठहरना शुरू हो जाएगा। बेटा मेरी बात समझ आई? अब देखो तो ये स्टेप सबकी समझ आ गई। अब ये जो तुम्हारे पूरे स्टेप्स हैं, ये 1 एंड ये 2, इन दोनों रिएक्शन को मैंने बताया है। ये वाला रिएक्शन ये वाला स्टेप में होता है, वो वाला रिएक्शन इस स्टेप में होता है। अब तुम्हारी किताब के अंदर इन दोनों रिएक्शन को इकट्ठा करके लिखा है, मैं यहां पर सामने इसके लिख रहा हूं, ठीक है ना? जो पहले दो रिएक्शन को इकट्ठा करके ऐसे लिखा गया Fe+ ऑक्सीजन प्लस 4 हाइड्रोजन आयन, तो हमारे पास जो है बनता है फेरस आयन प्लस हमारे पास बनता है वाटर। समझ आ गई कि इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को कंप्लीट करके एक रिएक्शन फॉर्म में इस तरह किताब में लिखा गया है। और मैं फिर कह रहा हूं कि मैंने इस पूरे रिएक्शन को खोल के लिखा है और इस रिएक्शन को भी मैंने खोल के लिखा है, तो ये खुली हालत में है, ओपन फॉर्म में किस तरह की चीजें बन रही है। तो फिर इन दो चीजों को अलग-अलग बयान देने के बाद हमारी किताब में उन सब चीजों को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया है कि आयरन जो है वो हमारे पास आयरन में 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 4 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे, इसके साथ मिल जाएगा वापस। ये देख सकते हो यहाँ पे ये प्रोडक्ट है और इसमें हमारे पास ये वाली है, वो सारी उसके अंदर बन जाती है। अब मैंने बताया है कि नेक्स्ट जो मैंने स्टेप किया है वो इस तरीके से है कि आपकी किताब में इसको ऐसे लिखा गया है कि जो आप लोगों के फेरस आयन है ये ऑक्सीजन से मिलता है, हाफ मोल ऑक्सीजन का यूज किया गया है, और साथ यहां पर हम लोग की किताब में इस तरीके से इसका रिएक्शन दिया है H2O, ठीक है? अब मैंने इसको कैसे लिख दिया है कि सबसे पहले मैंने आयरन लिया है, उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करके इसका मैंने फेरिक आयन बनाया है, फिर फेरिक आयन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फेरिक ऑक्साइड बनाया है, फिर मैंने फेरिक ऑक्साइड का वाटर से रिएक्शन करवा के एक कंपाउंड बनाया है। और तुम्हारी किताब में ये पूरा रिएक्शन किस रूप में बयान किया गया है कि ये हमारे पास ऑक्सीजन का हाफ मोल है, तो ये फौरन आप लोग का जो फेरिक आयन है ये F2
O3 जो मैंने अलग अलग स्ट्रक्चर दिया है O3.NH2O इसमें चेंज हो जाएगा। जैसे हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा तो आपका आयरन के ऊपर जो है सेपरेट होना शुरू हो जाएगा रस्टिंग प्रोसेस, तो तुम्हारा पूरे का पूरा आयरन जो है वो रस्ट के अंदर जो है वो तर हो जाएगा। तो ये हमारे पास रस्टिंग प्रोसेस के बारे में कुछ था, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बयान करूंगा।